सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इस चैनल से ज़रूर से जुड़ें। आज के जो टॉपिक्स हैं, क्योंकि 22 और 23 को क्लासेस नहीं हो पाई थी, रीज़न मैंने आपको बताया था, और बहुत ही रेयर होता है कि क्लासेस मिस हों, बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसलिए नहीं हो पाई 22 और 23 के। तो सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे आज। 24 मतलब संडे के टॉपिक्स भी कवर होंगे, 22 के सारे कवर है, कुछ 23 के बचे हैं, वो मैं कल के सेशन में आपके लिए कंप्लीट कर लूँगा। तो आज जो टॉपिक्स हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। आज तो पहला टॉपिक है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के बारे में। ये इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है। बैकग्राउंड में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो तो थोड़ा सा आप कोऑपरेट करिएगा। तो रॉक कट फुटप्रिंट्स, ह्यूमन फिगर्स डेटिंग बैक टू मेगालिथ पीरियड, ये एक टॉपिक कल्चर से रिलेटेड हो गया। टंगस्टन माइनिंग ज्योग्राफी का टॉपिक हो गया। देन यू हैव बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, आईआर का टॉपिक, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, CAQM आपका टॉपिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो गया। COP29 पर बहुत डिस्कशन हुआ है, बट लास्ट में देख लेंगे। मिंक वेल्स के बारे में, ये जोग्राफी एनवायरनमेंट का टॉपिक हो गया। इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन जो है, ये जोग्राफी का टॉपिक हो गया। उसके बाद लैंड सब्सिस्टेंस एंड ग्राउंड वाटर की बात की गई, तो ये भी जोग्राफी एनवायरनमेंट का टॉपिक हो गया। देन यू हैव एंड फॉरेजिंग बिहेवियर एंड ट्रेल फॉर्मेशन, ये आपका साइंस का टॉपिक जो है वो आपका बनेगा। फिर आपका इसके बाद मेंस का जो क्वेश्चन है दैट विल बी देयर। सो मेंस का क्वेश्चन आपको देख लो, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में नॉट कंट्रोल फॉरेन अफेयर्स, इस पर आपको मेंशन करना है, लिखना है। आप कोई क्वेरी इस नंबर को पर आपको मैसेज कर देना, अब आपकी क्वेरी एड्रेस होगी। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप अपना जो आंसर है इस टेलीग्राम चैनल पे भी सेंड कर सकते हैं। आज मैं एक इवेल्युएशन है वो आपको डिस्कस करूँगा क्लास के दौरान, मतलब इसी क्लास के दौरान। तो जस्ट गो थ्रू इट, सीखने का प्रयास करें। अगर आप बिगिनर हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आकलन सीरीज़, जिसमें आप लोग अपने आंसर को इवेलुएट करा सकते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ क्लासेस भी कंडक्ट होंगी जो कि हाईलाइट करेंगी कि आपका आंसर किस तरीके से लिखना है। तो 1 ईयर के लिए अगर आप जुड़ते हैं तो आपको 200+ आंसर्स का इवेल्युएशन होगा, 5 1-to-1 सेशंस होंगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और 5 ऐसे रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। आपको विजिट करना saurabh-pandey-upsc.com वेबसाइट पे, और विजिट करके ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना, और जितने भी कोर्सेज हैं आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। आकलन प्लस सीरीज़ जो है, जिसमें टेस्ट सीरीज़ मतलब 10 फुल लेंथ टेस्ट है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मैं आपको बता देता हूँ, आज इस पर 50% ऑफ भी अवेलेबल रहेगा। अब इसका देखो, ऑफ़र का एक्सटेंशन ये है कि अगर आप फुल अमाउंट में ज्वाइन करते हो तो फिर अगेन मतलब अपॉर्चुनिटी है कि ऐसे इस चीज़ से आप बच सकें। जो ऑफ़र है उसका बेनिफिट आपको उठाना है। फिर जिस दिन अगर ऑफ़र नहीं होगा, उस दिन अगर आप ज्वाइन करेंगे तो फिर वो बहुत मुश्किल होता है चीज़ों को दोबारा से मतलब उसमें ऐड ऑन कर पाना। तो यहाँ पे देखो, पहला टॉपिक है ICC इश्यूज़, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इश्यूज़ अरेस्ट वारंट अगेंस्ट नेतन्याहू, गैलेंट एंड हमास लीडर के ऊपर ये इशू किया गया है। जो भी इंटरनेशनल अफेयर्स हैं उसकी वजह से ये चीज़ें हैं। यहाँ पे अगर बात किया जाए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, तो ये एक ट्रिब्यूनल है। ट्रिब्यूनल का मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई जीनोसाइड है या वॉर क्राइम्स है, वॉर से रिलेटेड क्राइम या क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी अगर देखने को मिलता है तो उसके खिलाफ अगर केस किया जाए तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में किया जा सकता है। ऐसे ही आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि UN बॉडी है, जिसमें इंडिविजुअल के ऊपर केस नहीं हो सकता, वहाँ पे जो देश है वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात किया जाए तो इस्टाब्लिश किया गया था रोम स्टैट्यूट के द्वारा, अडॉप्ट किया गया था, जो कि जुलाई 17 1998 में, और फिर ये एनफोर्स 2002 के अंदर किया था। ये फैक्ट याद रखना है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आपका हेग नीदरलैंड के अंदर लोकेटेड है। ये पॉइंट है, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि इसको डिफ्रेंशिएट करता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से, दैट यहाँ पे इंडिविजुअल प्रोसिक्यूट भी हो सकते हैं सिर्फ स्टेट्स नहीं, मतलब स्टेट्स नहीं, इंडिविजुअल प्रोसिक्यूट भी हो सकते हैं। एंड यहाँ पे लाइक जिसने देश ने साइन रेटिफाई किया उस कंसिड्रेशन में दैट इंडिविजुअल इवन हेड ऑफ द स्टेट भी है, तो उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जो है वो जारी आपका किया जाएगा। तो यहाँ पे एम क्या है कि अकाउंटेबिलिटी और जस्टिस, जो भी विक्टिम्स हैं इंटरनेशनल क्राइम के, तो उसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, सीरियस इंटरनेशनल क्राइम में अगर इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी को कैसे लेकर आ जा सके, जस्टिस को कैसे प्रमोट किया जा सके, और किस तरीके से ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी इंश्योर आपका किया जाता है। इसमें लगभग 123 मेंबर हैं, जिसमें US लाइक इंक्लूडिंग US, बट उसने रेटिफाई नहीं किया है। देखो क्या होता है कि कोई भी अगर कन्वेंशन इंटरनेशनल ट्रीटी हो तो उसको साइन करना पड़ता है, और साथ में रेटिफाई करने में
जो उस देश का पार्लियामेंट उस चीज़ को अप्रूव भी करता है। तो बहुत सारे देश इंक्लूडिंग यूएस उसने रेटिफाई भी अभी तक इसको नहीं किया। कमेंट सेक्शन में या है ना जस्ट लेट अस नो कि क्या भारत ने इसको साइन और रेटिफाई किया है क्या। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में कई चैलेंजेस हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, रिसोर्सेज की लिमिटेशन है, प्लस एक्सेप्टेंस भी एक बड़ा फैक्टर है और ये फैक्ट भी ध्यान में आपको रखना है। आजकल जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर जो ट्रस्ट है धीरे धीरे वो डाइल्यूट हो रहा है। तो किस तरीके से उस ट्रस्ट को दोबारा से लेकर आ जाए, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे ऐसे अफेयर्स होते हैं, ऐसे इश्यूज होते हैं जहाँ पे इन इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस इनको एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करना चाहिए, बट ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये रॉक कट फुटप्रिंट ह्यूमन फिगर डेटिंग बैक टू मेगालिथिक पीरियड, जो केरला कन्हिरा पॉइल करके है। तो यहाँ पे लगभग प्री हिस्टोरिक फुटप्रिंट्स आपके ह्यूमन फिगर के मिले हैं, कार्व्ड इनटू रॉक्स, जो कि कन्हिरा पॉइल केरला के अंदर देखने को मिले हैं। ये जो कार्विंग है बिलीव टू डेट बैक टू मेगालिथिक पीरियड। तो जैसे ये सारे जो डिफरेंट पीरियड हैं उसको आप एंशिएंट इंडिया की जो एनसीईआरटी उससे आप रीड कर सकते हैं। इससे कई सारे एस्पेक्ट के बारे में जानकारी हो सकती है। फुटप्रिंट्स पॉइंटिंग वेस्ट, लोकल एसोसिएट्स विद द गॉडेस, ये मतलब जो लोकल्स उनका मानना है कि वो पहले के समय कोई गॉडेस हैं या कल्चरल कुछ सिग्निफिकेंस ऐसी जगहों का रहता है। अब इसमें जो कुछ ओपिनियंस भी हैं, जो प्रोफेसर्स हैं और उन्होंने उस कल्चरल इंपॉर्टेंस के बारे में भी चर्चा की है। साथ में ये जो प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट कर्नाटका में दैट अलाइंस विद अर्लियर फाइंडिंग इन नॉर्थ केरला, मतलब कर्नाटक और केरला के अंदर कई जो रॉक पेंटिंग्स हैं जो रॉक के ऊपर बनी होती हैं उनकी काफ़ी सारी अधिक आप कह सकते हो सिमिलैरिटी भी देखने को आपको मिली है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना, क्योंकि ये जो रॉक्स हैं बहुत ज़्यादा पुरानी है, अराउंड 2000 ईयर ओल्ड रॉक्स है। तो इसका मतलब इस तरीके से जो लाइफ है इट वॉज प्रेजेंट बिफोर दैट। तो ये थोड़ी सी जानकारी मिल रही है। नेक्स्ट देखते हैं, सेंटर हैज क्लियर टंगस्टन माइनिंग इन तमिलनाडु विलेज। फिर मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ कि जो कुछ 2 दिन हमारी क्लास नहीं हुई थी तो उसके टॉपिक्स भी सारे कवर आपके हो रहे हैं। तो आज के भी टॉपिक संडे के भी कवर हो रहे हैं, प्लस पुराने जो टॉपिक्स हैं वो भी कवर आपके हो रहे हैं। तो बहुत ही रेयर होता है कि क्लासेस मिस होती, बट सिचुएशन कुछ इस तरीके से थी जिस वजह से क्लास आपकी नहीं हुई। रीज़न मैंने ऑलरेडी आपको स्टेट कर रखा है। टंगस्टन माइन की बात करें तो ये कहाँ पे है? टंगस्टन माइन आपको याद रखना ज्योग्राफिक कंटेक्स्ट में राजस्थान, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और कर्नाटका के अंदर है। और डेगाना टंगस्टन प्रोजेक्ट है, डिस्कवर किया गया था 1912 में। और इसमें 4 टाइप ऑफ टंगस्टन डिपॉजिट्स जो हैं वो देखने को मिला और मेनली कई सारी कंपनीज इन्वॉल्व, जैसे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है टेकिंग ओवर इन 1991। इसके द्वारा कई सारे जो ये प्रोजेक्ट्स हैं जैसे डेगाना टंगस्टन प्रोजेक्ट वो आपका है। फिर आपका जैसे चेंदा पत्थर माइन क्लोजर है जो कि टंगस्टन माइन वेस्ट बंगाल के, तो वो भी क्लोज आपकी की गई थी क्योंकि इकोनॉमिक वाइबिलिटी इतनी नहीं थी। और भी कुछ ऐसे जैसे बल्डा राजस्थान के अंदर है, खोबना खुई अगर गांव महाराष्ट्र के अंदर है, बुरु गुबांडा, तपसकोंडा और ये सब मदुरई तमिलनाडु की रीजन की अगर बात करें। फिर आपके सेसलाइट बियरिंग गोल्ड ओर्स है जिसपे कोलार और हट्टी एरिया है, इसमें सेसलाइट बियरिंग गोल्ड ओर्स जो हैं अलॉन्ग साइड टंगस्टन डिपॉजिट देखने को मिल रहा है। तो ये कोलार मतलब कर्नाटका रीजन की अगर बात किया जाए तो ये फैक्ट्स थोड़ा सा याद रखना है। जैसे जनरली अगर आप जीएस पेपर 1 में देखोगे मेंस के अंदर, तो यहाँ पे दे डायरेक्टली आस्क अबाउट डिफरेंट जो माइंस हैं, या दे कैन आस्क यू अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टंगस्टन माइन इन इंडिया एंड दे कैन आस्क अराउंड 10 मार्क्स। यू हैव टू राइट लाइक विद इन 5 यू हैव टू राइट अराउंड 100 वर्ड्स, ईच 100 वर्ड्स में आपको लिखना पड़ेगा। तो टंगस्टन एप्लीकेशन की बात करें तो ये बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर, जिसमें स्पेशल अलॉय, फिलामेंट वायर, मोबाइल फोन्स, ड्रिलिंग मशीनरीज, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल जो है वो आपका किया जाता है। इवन महाराष्ट्र के अंदर एक सकोली बेसिन है आपका भंडारा नागपुर डिस्ट्रिक्ट में जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, वहाँ भी टंगस्टन रिसोर्स की बात आपकी की जा रही है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। इस पर कुछ पॉइंट्स हैं। देखो एक पॉइंट आपको याद रखना है, जब व्हेन यू टॉक अबाउट द ट्रीटी का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो कोई देश है, मान लो कोई कंपनी है और वो नीदरलैंड से बिलोंग करती है। अब ये जो नीदरलैंड है वहाँ से कंपनी है और वो भारत में इन्वेस्ट करना चाहती है। अगर वो इन्वेस्ट करना चाहती है, इफ इट वांट्स टू इन्वेस्ट, तो उसे चाहिए कि उसका इन्वेस्टमेंट का प्रोटेक्शन होना चाहिए। ये प्रोटेक्शन WTO के नॉर्म्स के अंदर है, आपका कई सारे ऐसे मैकेनिज्म है जिसके माध्यम से आपका जो प्रोटेक्शन है दैट इज प्रोवाइडेड। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू स्पेंड सर्टेन सम ऑफ मनी, अगर इफ आई वॉन्ट टू स्पेंड 10,000 बट आई नो यार मैं 10,000 अगर पैसा लगा रहा हूँ बट उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं, बट अगर ऐसी स्थिति है तो आई विल नेवर प्रिफर टू इन्वेस्ट ₹10,000 इन सच केस। सिमिलरली किसी देश से अगर कोई कंपनी है और वो इन्वेस्ट अगर कर रही है
तो अगर इन्वेस्टमेंट उसके द्वारा किया जा रहा है तो इट ऑल्सो नीड सर्टन सिक्योरिटी। अगर कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ डिस्प्यूट होता है या अफेक्ट होता है इन्वेस्टमेंट कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी के द्वारा, तो उसमें कुछ उसे सिक्योरिटी होना चाहिए। और इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है थ्रू इंडिविजुअल, मतलब थ्रू टू कंट्रीज, लाइक दो देश जो है ट्रीटी साइन करते हैं, लाइक जैसे इंडिया यूएई ने बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को है आपका सामने रखा है। तो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है वो आपका साइन किया गया था, मतलब इसी साल के अंदर जो 2014 की ट्रीटी उसको रिप्लेस किया गया था। इंडिया का करंट इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो पॉलिसी प्रैक्टिसेस हैं, ये कई सारी जो ऑनगोइंग नेगोशिएशन और देशों के साथ, यूके और दूसरे देशों के साथ हो रहा है, तो उसको भी अफेक्ट करेगा। जो एम है इसका कि ये इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन को बैलेंस करे, इट वांट्स टू बैलेंस द इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन। इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन का मतलब कि अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो उसमें ऐसा ना हो कि किसी पॉलिसी की वजह से या कोई ऐसी सिनारियो है जिस वजह से वो पैसा पूरा डूब जाए। तो इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन को कैसे बैलेंस किया जाए, इसके अलावा विथ जो स्टेट का राइट है, उसके अलावा रेगुलेट और लिमिट करना जो ट्रिब्यूनल का डिस्क्रिशन है। कई जो आपके इंटरनेशनल डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स हैं, इंटरनेशनल सेटलमेंट एंड डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, उसकी भी ऑटोनॉमी बनी रहे, उसकी भी ट्रिब्यूनल का डिस्क्रिशन भी बना रहे। तो सबके बीच जो बैलेंस है दैट हैज़ टू बी मेंटेन। तो ये इंडिया यूएई बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है, अलाउ करती है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो आईसीडीएस जो इंटरनेशनल जो डिस्प्यूट सेटलमेंट से रिलेटेड आपका ये ट्रिब्यूनल है, उसको इन्वेस्टर्स एक्सेस कर सकते हैं। अपनी जितनी भी लोकल रेमेडीज़ हैं 3 साल के अंदर, मान लो कि कोई केस है तो जो भी लोकल लेवल पे स्टेप लिया जा सकता वो लिया जा सकता। उसके अलावा जो इंटरनेशनली आपका डिस्प्यूट सेटलमेंट ट्रिब्यूनल है उसको रीच किया आपका जा सकता है। जो डेफिनेशन है इन्वेस्टमेंट में, इट रिक्वायर्स की इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स बट रिमूव द रिक्वायरमेंट फॉर द इन्वेस्टमेंट टू सिग्निफिकेंटली बेनिफिट द होस्ट स्टेट। तो ये देखो, इसमें साफ साफ जब इन्वेस्टमेंट की क्या इन्वेस्टमेंट होगा, इसमें ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया कि इन्वेस्टमेंट किया जाए तो इसमें इतना फ़ायदा उस देश को होना चाहिए जिस देश में इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो अगर इस बेसिस पे आप किसी भी इन्वेस्टमेंट को, मतलब उस पैसे को जो लगाया गया उसे इन्वेस्टमेंट के रूप में काउंट करेंगे, तो हो सकता है कि अगर इंक्लूड नहीं किया गया इन्वेस्टमेंट के अंदर तो बिट या बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के तहत उस चीज़ को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। बट इसके अपोजिट इफ यू फाइंड कि जो इन्वेस्टमेंट है उसकी डेफिनेशन में भी कुछ बदलाव किया गया और उसमें कहा गया कुछ आर्थिक कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी होनी चाहिए, कुछ फीचर्स होने चाहिए। उन फीचर्स के बेसिस पे डिसाइड होगा कि वो इन्वेस्टमेंट है, रादर देन कि होस्ट देश पे कितना बेनिफिट हो रहा है, उस बेसिस पे उसको डिफाइन करना कि दैट इज इन्वेस्टमेंट। तो दिस हैज़ टू बी सीन in this context. So changes in the bids are seen as a move towards enhancing investment protection. किस तरीके से इन्वेस्टमेंट, क्योंकि देखो अगर इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन इज नॉट देयर, नो कंट्री और नो कंपनी इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन अ कंट्री, सो दैट हैज़ टू बी डन। तो ट्रीटी का एम क्या है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, जो एक जाल होता है रेगुलेशन का उससे कैसे बचाया जा सके, लॉ में किस तरीके से और क्लैरिटी जो है वो लेकर आया जा सके। तो आर्टिकल 4 इंडिया यूएई बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की फोकस किस पर करता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका ट्रीटमेंट ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिटेलिंग स्पेसिफिक एक्शन जो कि दैट आर कंसीडर्ड ट्रीटी वायलेशन। मतलब एकदम क्लियरली बताया है आर्टिकल 4 के अंदर कि अगर ऐसा होता है तो उस कंसिडरेशन में ये ट्रीटी का वायलेशन है। तो कैसे जो रेगुलेटरी अब्यूसेस हैं उनसे बचाया जा सके ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट, किसी भी इन्वेस्टमेंट को, तो उस पर फोकस आपका ऐसे जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं उससे फोकस है कि इन्वेस्टमेंट के प्रोटेक्शन पे फोकस किया जाए। साथ में इट आल्सो हाईलाइट वायलेशन, जैसे जस्टिस का डिनाई करना या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट डीलिंग है उसके में कुछ ऐसा ज़बरदस्ती कमियां निकालना, ये भी है। इंटरनेशनल जो लॉ है उस जो आर्टिकल 4 है डज नॉट इंक्लूड रेफरेंस टू CIL, मतलब कस्टमरी इंटरनेशनल जो लॉ है विच ऑफन लैक्स क्लियर डेफिनेशन रिगार्डिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मतलब यहाँ पे ऑलरेडी आपका इंटरनेशनल लॉ एग्जिस्ट करता है रिलेटेड टू की डेफिनेशन, जिसमें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं और उसको एक मॉडल के रूप में माना जाता है और देश उसको मानते हैं। लेकिन यहाँ पे इफ़ यू फाइंड इट आर्टिकल 4 डज नॉट इंक्लूड रेफरेंस टू CIL विच ऑफन लैक्स क्लियर डेफिनेशन रिगार्डिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ये आप कह सकते हो कि आर्टिकल 4 में ये इंक्लूड नहीं है, मतलब जो CIL है ये कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ बेसिकली इसका रेफरेंस नहीं है, जिसके अंदर जो क्लियर डेफिनेशन फॉरेन इन्वेस्टमेंट का होना चाहिए दैट इज़ नॉट देयर। फिर बिकॉज इसमें जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है अगर उसमें एम्बिग्यूटी का मतलब क्या हुआ कि क्लैरिटी नहीं है, सपोज आप ये भी बोल रहे हो वो भी बोल रहे हो, तो उस केस में जो ये लूपहोल है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। व्हाट बेसिकली इज द इन्वेस्टमेंट वो डिफाइन नहीं है। तो मॉडल बिट जो आपका सामने लेकर आया गया है इंडिया यूएई के कंटेक्स्ट में, उसमें क्लियरली डिफाइन किया गया है कि व्हाट बेसिकली इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फिर जो आर्बिट्रल डिस्क्रिशन है
तो कई ऐसे रेफरेंस को ओमिट भी किया गया है। आर्टिकल 4 के अंदर जो आर्बिट्रल मतलब जो डिस्क्रिशन का मतलब अपनी इच्छा अनुसार, तो उस डिस्क्रिशन को रिड्यूस करने की बात किया गया है ना। दैट इज ऑल्सो डन। क्लियर गाइडलाइन प्रोवाइड करना कि इन्वेस्टर को क्या करना है, जो देश है जहां इन्वेस्टमेंट किया गया उसको क्या करना है, उसकी सरकार को क्या करना है, ये चीज़ सामने आपकी आर्टिकल 4 पे रखा गया है। तो अगर देखो, अगर लीगल स्टैंडर्ड्स क्लियर हैं, लॉ क्लियर है कि अगर चीज़ें स्मूथ है तब तो कोई बात नहीं, बट अगर कुछ दिक्कत होती है तो लॉ क्या कहता है उसमें बहुत क्लैरिटी है, एंड देयर इज नो एम्बिग्यूटी और वेरी लेस एम्बिग्यूटी। तो उस केस में जो ये लीगल स्टैंडर्ड आपके प्रिडिक्टेबल होंगे, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमने पैसा लगाया तो पैसा डूबेगा नहीं, उसमें हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रोटेक्टेड अंडर दिस पर्टिकुलर ट्रीटी, एंड दिस ट्रीटी इज गोइंग टू बी रिस्पेक्टेड बाय बोथ द कंट्रीज, या जिनके बीच वो साइन आपकी की गई है। तो ये एक चीज़ आपकी हाईलाइट की। तो ये आप डायग्राम देख लेना, आर्टिकल 4 के अंदर मेंशन्ड है कि आइडेंटिफाइड वायलेशन, जस्टिस डिनाई नहीं होना चाहिए, ड्यू प्रोसेस जो आपका होता है उसको किसी भी हालत में उसे तोड़ना नहीं है, और इसमें जो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ उसका कोई रेफरेंस नहीं है, आर्बिट्रल डिस्क्रिशन को रिड्यूस करना है, क्लियर गाइडलाइन होना चाहिए, लीगल स्टैंडर्ड्स प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, और लीगल सर्टेनिटी होना चाहिए, मतलब जो आपके लॉ है वो क्लियरली डिफाइन जो है वो आपका होना चाहिए। फिर इसमें और भी चीज़ें जो इंडिया यूएई मेंटेन कंटिन्यूटी, और इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट विथ इंडियाज इन्वेस्टमेंट ट्रीटी प्रैक्टिसेस, यहाँ पे लाइक नोटेबली लैकिंग अ मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रोविजन। एमएफएन स्टेटस का मतलब क्या होता है, देखो इसमें एफएमएन स्टेटस का मेंशन नहीं है। एमएफएन स्टेटस बेसिकली पार्ट है डब्ल्यूटीओ का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देश आपस में अगर व्यापार करते हैं तो वो किस रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं इसके द्वारा बनाए गए रूल्स रेगुलेशन का जो है वो पालन करता है, और जितनी चीज़ें हैं उसको इम्प्लीमेंट आपका किया जाता है, जो डिफरेंट मैकेनिज्म आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का है। तो इंडिया और यूएई बिट की अगर बात करें तो यहाँ पे मोस्ट फेवर्ड नेशन की बात नहीं, इसमें क्या है कि जैसे मान लो डब्ल्यूटीओ, तो उसमें जो भी देश डब्ल्यूटीओ का हिस्सा है तो वो उसमें ये चीज़ है जिसे हम मोस्ट फेवर्ड नेशन कहते हैं, कि आप ऐसा डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि एक देश को अलाउ कर रहे हो दूसरे देश को अलाउ नहीं कर रहे हो, या उसके खिलाफ कुछ ऐसा कर रहे हो कि जैसे आपके देश में इन्वेस्टमेंट कर कोई आ रहा है तो उसको आप फॉरेनर के रूप में ट्रीट कर रहे हो, अपना जो वही सेम कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी है, तो उसको आप पॉजिटिव ट्रीट कर रहे हो। तो इस चीज़ से बचना है। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन में ये जो एक प्रावधान आपका रहता है कि सबको इक्वली ट्रीट करना इस किसी भी हालत में, चाहे वो बाहर से भी कोई कंपनी है, बट मुश्किल हो जाता है इसको कई बार इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि इसको अगर आप सही से इम्प्लीमेंट करोगे तो जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी अफेक्टेड। तो ये जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रोविजन है दैट इज नॉट देयर। टैक्सेशन मेजर्स जो हैं दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम ट्रीटी स्कोप, जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर एबिलिटी टू चैलेंज एब्यूसिव टैक्स एक्शन, टैक्सेशन मेजर्स को भी एक्सक्लूड किया गया है। आर्टिकल 14.6 जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है जो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है फ्रॉम रिव्यूइंग द मेरिट ऑफ द डोमेस्टिक कोर्ट डिसीजन, मतलब ये रिस्ट्रिक्ट करता है, ऐसा नहीं कि जो डोमेस्टिक लेवल पे कोर्ट है उसके द्वारा कुछ कहा गया तो उसके मेरिट को आप जज कर रहे हो। जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट जो ट्रीटी है वो प्रोहिबिट करता है थर्ड पार्टी फंडिंग, या डिनाई करता है इंटरनेशनल डिस्प्यूट सेटलमेंट एक्सेस इफ फ्रॉड और करप्शन एलिगेशन राइज अगेंस्ट द इन्वेस्टर्स। तो ये भी चीज़ कही जाती है कि मतलब अगर फ्रॉड है या कुछ ऐसी स्थिति है, करप्शन है इन्वेस्टर के खिलाफ, तो उसमें ये भी साफ साफ कहा गया है कि प्रोहिबिट करता थर्ड पार्टी फंडिंग, या जो ISDS है जो ट्रिब्यूनल उसको भी एक्सेस करने से इसमें मनाही है, ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो जो मॉडल बिट है इट में रिफ्लेक्ट आइडर शिफ्ट इन इंडियन अप्रोच और बी स्पेसिफिक टू द UAE कंटेक्स्ट। डेवलप्ड नेशन मे वेलकम इंडियाज रिलैक्सेशन ऑफ द 5-year डोमेस्टिक लिटिगेशन रिक्वायरमेंट बट रिमेन वेरी ऑफ द एक्सक्लूजन ऑफ FFN एंड टैक्सेशन इशूज। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं, देखो सिंपल सी बात है, कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके इन्वेस्टमेंट का प्रोटेक्शन है। दूसरा इसमें आपके कैसे ग्रीवेंस रिड्रेसल है वो है, आपका जो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल उसको आप एक्सेस कर सकते हो। लेकिन इसमें जो टेंशन है, मतलब एक जो चीज़ है जो देश चाहते हैं कि और होना चाहिए, जो डेवलप देश चाहते हैं कि FFN जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का और टैक्सेशन इशूज़ जो अभी हमने डिस्कस किया उस चीज़ को कंसीडर करना, क्योंकि मोस्ट फेवर्ड नेशन का क्लॉज नहीं है, टैक्सेशन इशू को भी एक्सक्लूड आपका किया गया। तो भारत की जो लॉ है दोज लॉज आर गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड। तो की एस्पेक्ट इंडिया UAE बिट की अगर बात करें, एक तो कंटिन्यूटी है और मतलब चीज़ें चलती जा रही, 2014 से कुछ बदलाव किए गए जो अभी हमने डिस्कस किया। जो मोस्ट फेवर्ड नेशन टैक्सेशन का एक्सक्लूजन है, कुछ लिमिटेशंस इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है उसको रखा गया है, थर्ड पार्टी फंडिंग नहीं हो सकता। मान लो कोई भी इन्वेस्टर अगर इन्वॉल्व है इलीगल कार्यों में या करप्शन में या फ्रॉड, उसने कुछ ऐसा किया है, ये चीज़ देखने। इससे इम्प्लीकेशन क्या होगा, इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ेगा, लीगल चैलेंजेस जो हैं वो मीट किए जाएंगे, या आप कह सकते हो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि प्रिडिक्टेबल लीगल सर्टेनिटी आपका होना चाहिए। तो लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़ अगर बढ़ेंगी
बढ़ सकती हैं अगर चीज़ें अगर सही से इम्प्लीमेंट ना हो, लेकिन क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये लॉ क्लैरिटी प्रोवाइड करे। ये शिफ्ट कर रहा है भारत की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क में, इंडिया यू बायलैटरल ट्रीटी है ना, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखते। ये आपका माइंड मैप है, इसको आप फटाफट रीड कर लेना। ये जो प्रहार बैच का करंट अफेयर बैच है और उसका जो स्टूडेंट्स हिस्सा हैं उनको ये आपको अवेलेबल रहेगा, आप इसको पूरा फटाफट अपने नोट्स को रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, CAQM जिसे हम कहते हैं। तो इसका जो स्टैब्लिशमेंट है नेशनल कैपिटल जो रीजन है 2020 ऑर्डिनेंस के माध्यम से इसको किया गया था, और इसने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बाद में इसको जो पार्लियामेंट है उसके एक्ट के माध्यम से रिप्लेस भी किया गया था। कमेंट सेक्शन में जस्ट लेट अस नो कि जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जैसे ये जो आपके ऑर्डिनेंस के माध्यम में ऐसे लिए जा सकते हैं, इनकी लाइफ कितनी होती है, और अगर ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं तो सेंटर में किस आर्टिकल के तहत लाया जाता है और स्टेट में किस आर्टिकल के तहत लाया जाता है, जरूर से बताना। पर्पस क्या है कि प्राइमरी गोल क्या है कि जो कोऑर्डिनेशन बढ़ाना, रिसर्च बढ़ाना, एयर क्वालिटी जो इशू है NCR के रीजन के अंदर उसको किस तरीके से उसका रिजोल्यूशन किया जा सकता है। इसमें 15 मेंबर्स हैं, अब इसमें 27 मेंबर थे, पहले आपके 15 थे, अब इसमें लगभग 27, जिसमें बहुत सारे एनवायरनमेंट मतलब ऑफिशियल्स हैं एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से, स्टेट गवर्नमेंट और NGO से। लीडरशिप की बात करें इसमें राजेश वर्मा, इसके अभी आप कह सकते हैं ये CAQM इसको आप हेडेड किए जा रहे हैं इनके द्वारा। फिर CAQM रिप्लेस द एनवायरनमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, इसने इसको रिप्लेस आपका किया। फैक्ट्स आपको याद रखना है। अभी EPCA जो कई सारे उसके कई सारे क्रिटिसिज्म थे, देखिए जैसे EPCA जो है वो 1998 के अंदर स्टैब्लिश आपका किया गया था। अब इसके कई लिमिटेशंस भी हैं, तो EPCA बेसिकली कई क्रिटिसिज्म इसको फेस किए गए थे, जैसे कि चीज़ों को सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा था, साथ में इसका कितना कोई लीगल अथॉरिटी होना चाहिए वो आपका नहीं है, तो ये सब कारण थे। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि EPCA को रिप्लेस किया गया तो बाय CAQM, ये फैक्ट याद रखना है। कई सारे जो मेजर्स है करंटली इंप्लीमेंट भी किए गए हैं CAQM के द्वारा, एंड जैसे ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जिसका फोर्थ जो आप कह सकते हैं कि अपग्रेडेड जो फॉर्म है उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी किया। तो अब जैसे जैसे GRAP है 1 2 3 4, तो उस हिसाब से जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी आपकी इंक्रीज आपकी होती चले। तो यहाँ पे 1998 के अंदर EPCA इस्टेब्लिश किया गया था। इट ऑल्सो लैक्ड स्टैट्यूटरी बैकिंग, क्रिटिसिज्म की बात किया गया था EPCA को। फिर आपका इसकी वजह से फिर 2020 में CAQM को इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। 2021 में स्ट्रेंथेंड बाय लेजिस्लेशन, फिर जो मेंबरशिप अथॉरिटी उसका एक्सपेंशन किया गया, और फिर जो GRAP है उसका आपका इम्प्लीमेंटेशन किया गया। अब एयर क्वालिटी अगर देखा जाए तो एयर क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे ज़रूरी क्या है, अगर हमें प्रॉपर एयर क्वालिटी का मैनेजमेंट करना है कि चीज़ों को इन्फोर्स करना, स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना, तो इन्फोर्समेंट पावर प्रोवाइड करना। जैसे CAQM एक आपका डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकता है या मेजर्स लिए जा सकते हैं, बट इन्फोर्समेंट पावर इंक्रीज करना जरूरी है। जो एक अकाउंटेबिलिटी मेजर्स है सेक्शन 14 जो एक्ट का है, वो अलाउ करता है CAQM को कि वो कोई स्ट्रिक्ट एक्शंस जो हैं वो ले सकता है अगर चीज़ों को ऑफिशियल्स जो है चीज़ों को सही से इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी क्रिटिसिज्म किया है कि जो इनएफेक्टिवनेस या नॉन कंप्लायंस है एक्ट के अंदर, उस चीज़ को दूर करना जरूरी है, कि चीज़ों को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना ये भी है। उसके बाद जो स्टेज 4 रिस्ट्रिक्शंस उसको इम्प्लीमेंट करने की बात की गई, तो इससे आप फटाफट जो ये मैप है इससे आप रिवाइज कर सकते हैं। वाई देयर इज़ अ रो ओवर क्लाइमेट फाइनेंस, ये एक टॉपिक है, इस पर मैंने बहुत चर्चा की है, आप चाहो तो इसको रीड कर लेना एक बार, है ना। मतलब हम लोगों ने इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा कर रखी है, पूरा सब कुछ इंक्लूड, इसमें मैंने माइंड मैप भी प्रॉपर इंक्लूड आपका किया हुआ है, कार्बन मार्केट क्या है और सारी चीज़ें हमने पूरा माइंड मैप रीड कर सकते हो, गो थ्रू हो जाना पूरा, इसमें कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से मेंशन्ड है। ये जितने भी आप डायग्राम्स देख रहे हो, दीज डायग्राम्स विल नॉट बी लाइक इंक्लूडेड, जब ये फ्री PDF है इसमें बाकी सारा कंटेंट रहेगा। प्रहार बैच का अगर आप हिस्सा हो तो ये सारे PDF आपको और डायग्राम कंपाइल्ड फॉर्म में आपको अवेलेबल रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं मिंक वेल्स के बारे में है। मिंक वेल्स की बात अगर किया जाए तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा आप चाहो तो डायग्राम ऐसा चेक कर लेना। मिंक वेल्स का स्मॉलेस्ट मेंबर है ऑफ द बैलीना ग्रेट वेल फैमिली से, तो दे आर वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट, इसे कंसीडर किया जाता है वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट और रॉरक्यूल स्पीसीज के रूप में इसे कंसीडर किया जाता है। मतलब ये डिफरेंट स्पीसीज हैं आपकी वेल के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो इसे स्मॉलेस्ट मेंबर भी और सबसे ज़्यादा पाई जानी है। कमर्शियल वेलिंग की बात की जाती है तो वैसे कमर्शियल वेलिंग में क्या होता है कि जो वेल्स हैं बड़े बड़े ट्रॉलर्स और उसको इस्तेमाल करके शिप के माध्यम से वेल्स को मारा जाता है, पकड़ा जाता है। जैसे जापान के अंदर एक सीज़न होता है जिसमें लोग बाहर निकलते हैं, समुद्र में निकलते हैं और साल भर के लिए वेल्स पकड़ कर लेकर आते हैं, तो इससे इनके नंबर बहुत तेज़ी से रिड्यूस हो रहे हैं। डिक्लाइन ऑफ लार्जर वेल स्पीसीज बिकॉज ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन,
तो यहाँ पे ये भी कहा गया कि जैसे जो लार्ज वेल स्पीसीज़ हैं की अगर बात करें तो उनमें डिक्लाइन ऑफ लार्जर वेल स्पीसीज़। अब अगर जैसे मान लो कोई जगह है उसमें जो बड़ी वेल्स हैं उसके पॉपुलेशन आपकी अगर रिड्यूस हो रही है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो इससे जो मिंक के वेल्स है उनका कुछ बेनिफिट है बिकॉज जो कंपटीशन वो रिड्यूस हुआ है। बड़ी वेल्स प्रेजेंट है तो हर रिसोर्स पर उनका पहले कब्जा होगा, बट अगर बड़ी वेल्स के नंबर रिड्यूस होंगे तो मिंक वेल के नंबर आपके बढ़ रहे हैं, कंपटीशन उनके लिए रिड्यूस हो रहा, फूड की अवेलेबिलिटी बढ़ी है। तो मिंक वेल्स जो है ये इसकी पॉपुलेशन स्टेबल है। उसके बाद दे बिलोंग टू रॉर्क्यूल ग्रुप, ये फैक्ट आपको याद रखना है। एंड ये जो पॉपुलेशन है इनकी कंपेरेटिवली स्टेबल है, स्टेबल अक्रॉस मोस्ट ऑफ द रेंजेस। अलग अलग एरियाज में देखा जाए तो ये जो पॉपुलेशन है दैट इज स्टेबल। नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉम लैक्टेटिंग फेरेट टू सकिंग पप्स। तो ये एक आपका ये है कि जो वायरस है, ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। H5N1 जो वायरस है तो ये रेयरली इन्फेक्ट मैमल्स। ये कहा जाता है कि ये वायरस जो है बहुत ही मैमल्स आई होप आप सभी को पता है कि H5N1 वायरस जो है वंस कंसीडर टू रेयरली इन्फेक्ट मैमल्स, अगर है ना, तो रेयरली अगर मैमल्स को इन्फेक्ट करता था, बट ये और ये बेसिकली मैमल्स में स्प्रेड नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ वायरस है उसमें कुछ बदलाव हुए हैं कि कुछ जो उसके नए फॉर्म्स म्यूटेंट्स हैं, क्लेट्स हैं, वो कई सारे मैमल्स को इन्फेक्ट आपका कर रहे हैं। सी लायन, डॉल्फिन, ऑटर्स, एलिफेंट, सील्स, काउस, इनको आपका इन्फेक्ट भी कर रहे हैं, जो नए कुछ आपके क्लेट्स देखने को मिला है। तो जो प्रेजेंस ऑफ वायरस का मैमेरियली ग्लैंड के ये हाईलाइट करता है कि जो वायरल रेप्लिकेशन है विद इन द ग्लैंड, मतलब वायरस जो है मैमेरी ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होकर और अपने आप को आप कह सकते हो कि मल्टीप्लाई कर रहा है। तो वायरस बेसिकली कई सारे, जैसे ये फेरेट आप डायग्राम देख यू कैन सी, तो लैक्टेटिंग जो फेरेट है इन पे स्प्रेड हो सकता है। अब इनसे क्या पता ह्यूमंस में या दूसरे जो मैमल्स हैं उन पे स्प्रेड हो जाए। तो जो वायरस है उसका जो आरएनए लेवल है लंग्स के अंदर है वो आपका लो है लैक्टेटिंग फेरेट के, बट हाई इन सकिंग पप्स, मतलब ये जो मदर है और उसके जो बच्चे दूध पीते हैं, मिल्क पीते हैं, तो उनमें ज़्यादा उस वायरस का कंपोनेंट देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ दैट मिल्क दे आर सकिंग, या जो मिल्क दूध वो पी रहे होते हैं। और इफ़ यू कंपेयर विद द मदर फेरेट से अगर हम कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ट्री आइलैंड्स हेल्प रिस्टोर नेचर इन ऑयल पाम प्लांटेशन। तो इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन का कंसेप्ट आप थोड़ा माइंड पे रखना। इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन का मतलब होता है कोई भी जगह है, मान लो पूरा फॉरेस्ट काट दिया, अब उसको दोबारा से हम कैसे रिस्टोर करते हैं, दैट इज इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन। तो इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन में कई सारे चीज़ों पे फोकस किया गया है। क्योंकि हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है। अगर सपोज क्या होता है कि जंगल को काट के और हम ऑयल पाम ही लगा रहे हैं, पाम ऑयल लगा, तो इससे पूरा इकोसिस्टम डैमेज हो जाएगा। भले आपको दिखे कि आप पेड़ काट के पेड़ ही लग रहा है, लेकिन दूसरे ट्रीज और दूसरे जो फ्लोरा फौना है उनका एक इंटीग्रेशन होता है, कि इकोसिस्टम होता है, दैट इज डैमेज्ड अगर हम पेड़ काट के और फिर ऑयल पाम प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। तो 52 ट्री आइलैंड्स हैं, साइज़ में वेरी करते हैं। ये ट्री जो डाइवर्सिटी है ये क्रिएट की गई थी लाइक है ना इन अ लार्ज ऑयल पाम मोनो कल्चर्स। ये लाइक है ना ट्री आइलैंड्स टाइप बनाए जाए, जैसे आप देखोगे ना ये ट्री आइलैंड्स टाइप बनाया गया है। कई सारे ऐसे ट्रीज़ की जो स्पीसीज़ है उसको लेके बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स उनमें ग्रो किया गया, जिससे कि जो ट्री है उसके डाइवर्सिटी को मेंटेन किया जा सके। फिर धीरे धीरे जो नेटिव ट्री स्पीसीज़ हैं धीरे धीरे आपके कई ट्री आइलैंड्स में देखने को मिली, तो धीरे धीरे वो रिकवर होने लग गया। एंडेमिक स्पीसीज़ है कई, सम कोलोनाइजिंग जो स्पीसीज़ है दे आर एंडेमिक टू सुंडालैंड रीजन। एंडेमिक मतलब वहीं पाई जाने वाली। धीरे धीरे जैसे पहले क्या किया कि आपने ऑयल पाम लगा दिया, अब धीरे धीरे जब ऑयल पाम बहुत तेज़ी से बढ़ता गया तो नेटिव स्पीसीज़ का नंबर रिड्यूस हो गया। फिर हम प्रयास क्या कर रहे हैं, जो अभी न्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं कि हम इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन की तरफ जा रहे हैं, जैसे जो नेटिव स्पीसीज़ है उनको कैसे रिकवर किया जा सके। फिर ऑयल पाम मोनोकल्चर। मोनोकल्चर का मतलब कि एक ही ट्री को आप बार बार लगाते जा रहे हो। तो अब इसमें अगर मोनोकल्चर होगा तो इसमें डाइवर्सिटी अफेक्ट होगा, इकोसिस्टम अफेक्ट होगा, न्यूट्रिशन सॉइल का अफेक्ट होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन पे फोकस आपका किया जा रहा है, खासतौर से नेटिव ट्री रिकवरी उस पर फोकस आपका किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं बॉडी साइज ऑफ अ पेपर वॉस्प इज लार्जर नियरर द इक्वेटर। अब ये फैक्ट आपको थोड़ा सा याद रखना प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में, कि एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जो एनवायरमेंटल वेरिएबल्स हैं, जैसे एनवायरमेंटल अगर चेंजेस हैं या चीज़ें अगर थोड़ा सा वेरी करती हैं, तो जो एनवायरमेंटल वेरिएबल्स हैं दे आर गोइंग टू अफेक्ट द साइज ऑफ वास्प। वास्प मतलब ये आप देख सकते हो ना, इसको बोलते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद, क्या जो एनवायरमेंटल वेरिएबल्स हैं वेदर दे आर गोइंग टू अफेक्ट द बॉडी ऑफ द पेपर वास्प, आई थिंक द आंसर इज यस,
बिल्कुल कर सकता है। जैसे मान लो इफ़ द वॉस स्पीसीज क्लोजर टू द इक्वेटर एग्जिबिट लार्ज बॉडी साइज। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, बिकॉज वो तो आपको पता है कि क्लाइमेट में अगर चेंजेस हैं तो जो साइज है दैट में वेरी, बट अगर इक्वेटर के पास है तो जो वास्प है उसकी साइज जो है दैट इज गोइंग टू बी बिगर, साइज आपकी बिगर होगी। स्पीसीज जो वार्मर है, लेस सीजनल हैबिटेट्स आर जनरली बड़े होते हैं, दोज इन कूलर मोर सीजनल रीजन्स में। तो ये लाइन अगर आपको लिख दी जाए कि जो स्पीसीज है खास तौर से अगर गर्म है या फिर बहुत ज़्यादा ऐसा सीजनल बदलाव नहीं होता है, तो वहाँ पे जो साइज़ होगी, जैसे इक्वेटर के अलॉन्ग है तो गर्म है तो गर्म रहता ही है, बारिश हो रही तो हो रही है। तो यहाँ पे क्या है कि गर्म भी है और सीजनल इतना वेरिएशन नहीं, तो यहाँ पे जो स्पीसीज होगी वो बेसिकली यू कैन से कि जो स्पीसीज होगी उसकी साइज कंपेरेटिवली हायर होगी। तो जो स्टडी एम्फसाइज करता है इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट फैक्टर्स इन शेपिंग स्पीसीज ट्रेट, किस तरीके से स्पीसीज ट्रेट को हम शेप कर सकते हैं, दैट बेसिकली हमें पता चल रहा है इसके बारे में कि कैसे इन्वायरमेंट स्पीसीज डिफरेंट स्पीसीज के ट्रेट को अफेक्ट कर सकता है, और जो लैटिट्यूड है वो कैसे जो साइज़ और दूसरी चीज़ें हैं वो कैसे अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं ग्राउंड वाटर पंपिंग ड्राइव्स रैपिड सबसिस्टेंस। ये न्यूज़ है, आप कह सकते हो यहाँ पे सैन, ये फैक्ट आप याद रखना, दैट इज सैन जोक्विन वैली। तो जो ये वैली है जिसे हम सैन जोक्विन वैली कहते हैं, तो बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की वजह से वो धंस ही रही है, सबसिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो ये एक न्यूज़ आपको याद रखना है कि सिंक कर रही है ज़मीन, क्यों? बिकॉज बहुत सारा जो पानी ग्राउंड वाटर का वो निकाला जा रहा है। तो क्या ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन भी तेज़ी से जो होता जा रहा है दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट और दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द जियोलॉजिकल एस्पेक्ट, क्या उससे लैंड सिंक कर सकते हैं? आंसर इज यस। तो जिस तरीके से पानी का रिचार्ज होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, पानी अंदर से जो भी आप कह रहे हो सारा एक्सट्रैक्ट होता चला जा रहा है और इसकी वजह से जो सिंकिंग देखने को मिल रहा है, और ये सैन जोक्विन वैली में ये चीज़ देखने को मिल रही है। नेक्स्ट देखते हैं फेरामोन ट्रेल्स की बात की गई है, एंड तो फेरामोन ट्रेल्स की बात की गई तो रिसर्च मतलब मॉडल डेवलप किया गया है कि जैसे फेरामोन्स मतलब ये एक प्रकार का हार्मोन्स होते हैं जो कि दूसरे जो मेट है उसको अट्रैक्ट करने के लिए रिलीज़ किया जाता है। तो यहाँ पे रिसर्चर्स ने कहा कि जो कुछ जो एंड्स चींटियाँ हैं वो ऐसा ट्रेल्स क्रिएट करते, दे क्रिएट ट्रेल्स टू मल्टीपल फूड सोर्सेज। तो इसमें फेरोमोन ट्रेल का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि क्या है कि जैसे मान लो फूड अवेलेबल है, अब वहाँ पे फेरोमोन्स के माध्यम से दूसरे जो अपने साथ वाली चींटियाँ हैं उनको पता चलेगा, कहते देखो यहाँ फूड अवेलेबल है, तो यहाँ पे फेरोमोन ट्रेल का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे कई सारी ऐसी चीज़ें की गई, स्टडी के अंदर चीज़ों को इंक्लूड किया गया, कैसे फूड सेलेक्ट किया जाता है, नेस्टिंग कैसे होती है, एंट अपने आप को ऑर्गेनाइज कैसे करता है, और उस बेसिस में यह हाईलाइट किया गया कि जितनी भी एंट है इनमें केमिकल कम्युनिकेशन जो है वो देखने को आपका मिलता है। तो यहाँ पे डिफरेंट फूड सोर्सेस है और उसमें फेरोमोन ट्रेल का इस्तेमाल करके ये चीज़ आपकी की जाती है। ठीक है, चलो यहाँ पे जो आकलन सीरीज़ है तो उसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखो आप बहुत ही नए हैं जो जिन्होंने ये आंसर सेंड किया, मैं नाम नहीं लूँगा, बट जो आप टेलीग्राम चैनल पे आंसर सेंड करते हैं, पहला काम आपको क्या करना है, अगर आप बिगिनर है तो पहली चीज़ आप याद रखो कि A4 साइज़ जो होता है यूपीएससी वाले जो पेजेस होते हैं उसको गूगल से डाउनलोड कर लो और उसको लिखो। पहला चीज़ तो ये करना, दूसरा ये आपको अवॉइड करना, ये काट आप रहे हो ये अवॉइड करना, ठीक है। और प्रॉपर अभी लिखने की हैबिट डालना है आपको। अब बहुत इनिशियल फेस, अगर आप इंप्रूव करोगे तो आपको लगभग 1 ईयर प्लस टाइम लगेगा इंप्रूवमेंट में, बट इसको ये नहीं कि कोई आपको बोल रहा है कि बहुत अच्छा और उस बेसिस में आप जो है मतलब चीज़ें आप इम्प्रूव नहीं कर रहे हो। अभी अगर आप इस लेवल पे जाओगे तो आप ये मानकर चलो कि बहुत ही मतलब लो लेवल पे अभी हम लोग हैं, तो अभी इस पर हमें इंप्रूवमेंट करना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम इंप्रूव नहीं कर सकते हैं, जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव होंगी, लिखते जाओगे चीज़ अपने आप इंप्रूव होगी। बट पहली चीज़ आप करो कि A4 साइज़ यूपीएससी वाले यूज़ करो और प्रॉपर लिखो, ये काटना नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग में सोचने में टाइम लगता है तो उसको सोचने में दो। बाकी हम लोग आकलन सीरीज़ में डिस्कस करेंगे, जो आकलन सीरीज़ है उस पर कुछ आपके लेक्चर्स भी होंगे, जो आंसर राइटिंग जैसे परफॉर्मेंस इंडेक्स एक कंसेप्ट है उसका भी मैं आपसे डिस्कशन करूँगा। फिर यहाँ पे देखो इन्होंने लिखा, इस पर थोड़ा सा आप लिख रहे हो लिखते जाओ, ये थोड़ा सा अवॉइड आपको करना है, और साथ में पैराग्राफ के बीच की जो गैप है मेंटेन करके रखना है, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट जो है उसको करते जाना है, ठीक है। ये है, बाकी डिटेल्ड आपका जैसे इवैल्यूएशन है मैं आकलन सीरीज़ के अंदर आपके लिए इंक्लूड करूंगा, जिसमें आप 200+ आंसर्स अपने इवैल्यूएट करा सकते हैं। 5 1-to-1 सेशंस होंगे जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपको इंप्रूव करना है, क्या इंप्रूव करना है। अपने स्लॉट आप बुक कर सकते हो और फिर हम डिस्कशन कर सकते हैं। 10 फुल लेंथ टेस्ट और 5 ऐसे जल्द ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। आज अगर आप सेशन देख रहे हो तो इसमें 50% ऑफ है,
ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि जो भी सीरियस स्टूडेंट हैं वो ज़रूर से ज़रूर जुड़ें, आंसर्स लिखें। बिगनर्स हैं या जो भी आपकी स्टेज ऑफ प्रिपरेशन है, लिखना बहुत बहुत ज़रूरी आपके लिए बनता है। बाकी और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं, ऐसे का कोर्स अलग से जैसे 50+ ऐसे हैं आपके, एथिक्स का कोर्स है, टेस्ट सीरीज़ है जिससे 1000+ आपको मैं प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स के नोट्स भी आपको प्रोवाइडेड आपके रहेंगे, एग्रीकल्चर ऑप्शनल है ना, ये सारी चीज़ें। कोई क्वेरी है तो नंबर आपसे जो शेयर होता है इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। जितने भी कोर्सेस आप देख रहे हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हैं, ऑल कोर्सेस में क्लिक करके सौरभ पांडे CSE ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देख लें, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में नॉट कंट्रोल फॉरेन अफेयर्स, ये हाईलाइट किया गया। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये नंबर है, इस पर मैसेज कर सकते हैं। सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल पर आप अपने आंसर को सेंड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर, और जो रिमेनिंग टॉपिक्स आपके 23rd वाले हैं वो मैं आपका कवर कर लूँगा नेक्स्ट सेशन में, मतलब कल के सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।